हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो कि है त्रिभुज या उसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोज में कर लिए थे, तो जिन लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे वो हमारे चैनल पे जाके पिछली वीडियोज या पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका। हम लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। आइए इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है बुक में, तो इसका फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। नाम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ये उसका ट्रायंगल दिया हुआ। फिर लिखा हुआ है कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी सी कोई एक बिंदु यहाँ पर है डी। फिर लिखा हुआ है ए डी सी, ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है एंगल बी ए सी के, बी ए सी ये पूरे वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि सी ए का होल स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। इसके स्क्वायर को इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर कर देना है आपको, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए जो दिया हुआ है उसके पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब आइए इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो हमको ये देखना है कि सी ए सी बी और सी डी कौन से दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगल को समरूप कर देना है। देखिए सी ए ये वाली लाइन आ रही है, सी बी है, सी बी ये पूरी वाली लाइन और सी डी है, सी डी ये छोटा वाला। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और ये बड़ा वाला, दोनों को हम कैसे कर देते हैं? समरूप सिद्ध कर देते हैं। अब यहाँ देखिए लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डी सी में ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक चीज, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। देखिए बी ए सी और एंगल दिया है ए डी सी, ठीक है। ये आपको देखिए पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, तो ये लिख देंगे ज्ञात है या दिया है, ठीक है। दूसरा ध्यान से देखिए, इसमें एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हो रहा है। देखिए ये एंगल दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, ठीक है। एंगल सी और एंगल सी दोनों में आ रहा था, तो इसको हम लिख देंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब जब दो चीजें, दो किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर हम उनके इक्वल कर देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गए और इसका हमको कसौटी लिखना पड़ेगा, किससे हमने प्रूव किया है कि ए समरूपता से, ठीक है। ये हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो हम उनको, उनकी भुजा संगत भुजाएं कैसी लिख सकते हैं? समानुपाती लिख सकते हैं। अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक है। अब समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज की हम भुजाएं लिख लेते हैं। जैसे इसकी भुजा देखिए, एक बड़े वाले की हम लिख सकते हैं सी ए, ठीक है, सी ए, और उसका अनुपात छोटे वाले के साथ में सी डी। देखिए ये सी ए और ये वाली सी डी, बड़े वाले छोटे वाले। फिर बड़े वाले में हमने लिया है कौन सी? सी बी, ये बी सी बी बोल दीजिए, ठीक है। और छोटे वाले की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा सी ए। देखिए ये वाली लाइन छोटे वाले में भी आ रही है और बड़े वाले में भी आ रही है, तो एक बार हम बड़े वाले त्रिभुज एबीसी से लिख लेते हैं और एक बार एडीसी से एक भुजा लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ये गुणा इसको बोलते हैं। तो ये देखिए
CA और CA का गुणा कर देंगे तो CA का होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा CB इंटू CD। यही आपको प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया, आपको 12वां क्वेश्चन कर दिया गया। आइए देखते हैं इसका 14वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती थी। इसका मतलब दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं। कौन कौन से? एक है ABC, दूसरा है PQR। ठीक है, जिसकी ये माध्यिका इसकी दी गई है AD है और इसकी माध्यिका दी हुई है PM है। ठीक है, माध्यिका का काम क्या होता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। फिर और इनके भुजाएं जो है समानुपाती भी दी हुई लिखी। फिर लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज ABC तथा PQR में उनकी जो भुजाएं हैं AB अपॉन उसका PQ इक्वल टू उसकी AC अपॉन उसकी PR, फिर इधर AD अपॉन PM। ये आपको दिया हुआ है। चूंकि AD इसकी माध्यिका है तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू DC, ये दोनों बराबर होंगे। इधर वाला भी वही से लिख सकते हैं QM इक्वल टू MR। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा घुमा के दे दिया गया है क्योंकि डेटा थोड़ा कम है, तो उसको पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जब प्रूफ करेंगे तभी आप आगे उसका यूज करके लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, इसमें आपको रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? आपको क्या करना है, AD के बराबर आगे इसको बढ़ाना है और इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर रखनी है। वही सेम चीज इधर भी बढ़ाना है, इसको बढ़ा के इसके बराबर ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर कर लेनी है। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए, कुछ नाम इसका रख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर ABCD हो गया था, इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं E। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अभी ये लिख गया है लेकिन यहाँ पर आप इस पॉइंट का नाम E कर दीजिए। इसका नाम कुछ रख लेते हैं। इसका नाम जैसे कि देखिए PQRM हो गया है तो इसको हम N लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसका नाम लिख लेते हैं। अब देखिए रचना जो आपने की है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे AD को E तक बढ़ाया और उसमें क्या किया हुआ है इसमें AD इक्वल टू, हमको ये भी पता है कि AD इक्वल टू रचना ऐसे ही करेंगे कि ये अपनी सुविधा के लिए इसको बनाएंगे। AD इक्वल टू DE, ये भी है। दूसरा CE को मिला है तथा CE को मिलाया। दूसरी रचना इसमें भी वही हमने की है, PM को N तक बढ़ाया। दूसरा PM इक्वल टू MN तथा RN को मिलाया। ये आपने रचना कर ली। ठीक है, अब इसकी उपपत्ति देखते हैं। देखिए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए उनकी भुजाओं का अनुपात तो दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन एंगल नहीं पता है, तो एंगल को पहले इक्वल करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले एंगल हम निकालेंगे किसी तरीके से। तो एंगल के लिए सबसे पहले त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CDE में। ठीक है, अब देखिए ABD तथा CDE में ये वाले दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ है, देखिए AD इक्वल टू DE, ये अभी आपने रचना में किया है तो रचना से ये हो जाएगा। दूसरा BD इक्वल टू DC, ये वाली ये माध्यिका है
माध्यिका से, AD माध्यिका से, ठीक है। तीसरा चीज एंगल देखिए, एंगल BDA इक्वल टू एंगल EDC। ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, तो इक्वल। अब देखिए इसमें तीन चीजें इक्वल हो गई एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साथ में, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDE, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और लगा क्या है? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता, ठीक है। इससे हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया? सर्वांगसम कर दिया। अब जब सर्वांगसम हो गए तो हम उस त्रिभुज का कोई भी पार्ट दूसरे त्रिभुज के किसी भी पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से हम जो अपना काम लगेगा वो लगेगा AB इक्वल टू CE, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए और इसको लिखा कैसे? बाई CP/CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके किसी भी पार्ट को हम किसी भी पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया एक। अब इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में हमको लेना पड़ेगा। इसी प्रकार त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज MNR में, ये देखिए वही सेम चीज PQM और MNR, ये वाले दोनों त्रिभुज में वही सेम टू सेम करेंगे। तो एक बार आप करके दिखा दीजिए, तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार आप लिख दीजिए, उसके बाद दोनों त्रिभुजों में वो जो जरूरत है वो दोनों त्रिभुज कैसे हम सर्वांगसम प्रूव कर लेंगे। उसके बाद हम सीधे सीधे डायरेक्ट आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? त्रिभुज PQM सर्वांगसम त्रिभुज MNR, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसमें जो उसकी जो जरूरत की चीज है, जो आगे काम लगनी है, काम क्या लगनी है इसमें? देखो ये PQ को हम लिख सकते हैं RN के इक्वल है, PQ इक्वल टू RN। ये भी साइड एंगल साइड से हमने सर्वांग समता, इससे हमने प्रूव किया था। ये इसको 2 कर लीजिए और ये भी कैसे प्रूव किया है? बाई CP/CT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए जो आपको दिया हुआ है वहां से शुरू कर लेते हैं। देखिए आपको जो दिया हुआ है वहां से शुरू कर लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये आपको दिया हुआ है। पिछले समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपने प्रूव किया है कि AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है CE के, तो AB की जगह CE लिख दीजिए और PQ इक्वल है RN के, तो RN लिख दीजिए इसकी जगह पर, इक्वल टू AC अपॉन PR, बाकी कुछ नहीं चेंज करेंगे, AD अपॉन PM। ये इन दोनों को जो हमने पिछले भी सर्वांगसम करके प्रूव किया था उसको हम इक्वल कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इसका सहारा लेकर हमने ये किया है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। CE इक्वल टू RN इक्वल टू AC इक्वल टू PR। अच्छा, इसमें हम 2 से गुणा और भाग कर दें, क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। 2AD अपॉन 2PM। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुज में AD और PM को 2 गुना कर देंगे तो ये देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर। अगर इसको दुगुना कर देंगे तो AE बन जाएगा और यहाँ से ये PM को अगर हम दुगुना कर देंगे तो PN बन जाएगा। तो उनकी जगह पर हम ये लिख देते हैं। आइए करते हैं। देखिए CE अपॉन RN इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD को अगर हम बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? AE, और PM को दुगना करेंगे तो बन जाएगा PN, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जब ये देखिए, अब दोनों त्रिभुज में दिखाते हैं। CE अपॉन RN, यहाँ देखिए CE अपॉन RN, ये हो गया CE अपॉन RN, ठीक है। और दूसरा है AC अपॉन PR, ये इसका इसके साथ में अनुपात और इसका इसके साथ में अनुपात। दूसरा ये वाली लाइन इस वाली लाइन के अनुपात में है। जब जो तीनों अनुपात में है तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज
सी ई और त्रिभुज पी आर एन दोनों कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। हो जाएंगे। तीनों भुजाओं का अनुपात अगर इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज कौन से? ए सी ई समरूप त्रिभुज पी आर एन। कौन सी समरूपता लगी? साइड 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 समरूपता। तीनों भुजाओं का अनुपात इक्वल हो गया। ठीक है। दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल आर पी एन। ये हो जाएगा उसका। इसको तीसरा आप मान लीजिए, दो ट्रायंगल इक्वल कर दिए, मतलब समरूप कर दिए, तो उसमें उनका जो कोण है वो हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले में ये भी लिख सकते हैं एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। ये चौथा मान लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, इस पे दिखा देते हैं। सी ए ई, इस वाले त्रिभुज का सी ए ई ये वाला एंगल आर पी एन के इक्वल कर लिया। दूसरा वाला एंगल क्या है? बी ए ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू पी एन के। ठीक है। ये दोनों इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, एंगल सी ए ई प्लस एंगल बी ए ई, ये और ये दोनों को जोड़ देते हैं इक्वल टू एंगल आर पी एन प्लस एंगल क्यू पी एन। दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बी ए सी और क्यू पी आर लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल बी ए सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल क्यू पी आर, ये दोनों बनेगा। या इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये बीच वाला एंगल सिर्फ साथ में लिख सकते हैं। इसको आप कर लीजिए पांचवा। ठीक है। अब देखिए, जो आपको करना है अब प्रूव हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ले लेते हैं। एक तो ये चीज, तो ट्रायंगल आपके जो दिए हुए हैं उसमें ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए। देखिए, इसमें से ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल हो गया, वो हमने प्रूव कर लिया, और उनकी भुजाओं का अनुपात पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो बस दो चीजें चाहिए थी, भुजाओं का अनुपात और एक कोण। तो यहाँ से देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये कहाँ से लिखा हमने? समीकरण 5 से। ठीक है, ये लिख दिया। दूसरा, उनकी भुजाओं का अनुपात पहले ही दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये क्या है? दिया है। अब जब एक कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो गया आपका प्रूव्ड। थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। इसका रीजन क्या देंगे आप? साइड एंगल साइड, ये उनके भुजाओं का अनुपात और एक कोण क्या है? समरूपता। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 14वां क्वेश्चन समाप्त होता है। थोड़ा सा बड़ा है, पर इसको आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका 15वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है। आइए इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए क्या है? ये आपकी है मीनार। इसकी ऊंचाई आपको पता नहीं है, मान लीजिए h मीटर है। ठीक है, h मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दूसरा लिखा हुआ है कि एक 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इस स्तंभ को इसी में बना देते हैं। ये क्या है? ये जो है स्तंभ है। ठीक है। अब देखिए, इसको नाम रख दीजिए पी क्यू आर एस टी। और स्तंभ कितना दिया हुआ है? 6 मीटर का है। इसकी छाया कितनी बन रही है? 4 मीटर की बन रही है। और इसकी मीनार की जो छाया है ये पूरी कितनी बन रही है? ये देखिए 28 मीटर दिया हुआ है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 28 मीटर दिया हुआ है।
अब देखिए इसको हल ही करना है तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है, इसकी ऊंचाई निकालनी है आपको। अब देखिए त्रिभुज, अगर हम TRS तथा त्रिभुज PQS में देखें तो ध्यान से देखें, एंगल S इक्वल टू एंगल S हो रहा है, और दूसरी चाहे स्तंभ बनाया जाए चाहे मीनार बनाई जाए, दोनों 90 डिग्री के कोण पर होती है। तो ये हम लिख सकते हैं कि एंगल R इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए दो ट्रायंगल के हम, तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज TRS समरूप त्रिभुज PQS। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। और समरूपता कौन सी है, AA समरूपता, ठीक है। AA समरूपता का यूज करके हमने इसे दिखा दिया कि ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अब जब समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम इक्वल लिख लेते हैं। जैसे ये PQ अपॉन TR इक्वल टू QS अपॉन SR। देखिए PQ अपॉन TR इक्वल टू QS अपॉन SR। अब वैल्यू रख दीजिए, PQ है H अपॉन ये है आपका दिया 6 इक्वल टू QS आपको दिया गया है 28 और ये है 4। काट दीजिए इसको, 4 से 28, इसको एक भाग में इधर गुणा में, तो H इक्वल टू 7 गुणा 6 इक्वल टू 42 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 42 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका 16वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो इसको पहले बना लेते हैं। त्रिभुज है ABC, इसकी माध्यिका बना लीजिए AD। दूसरा एक त्रिभुज बना लीजिए PQR की माध्यिका है ये, इसका नाम रख दीजिए PM, ठीक है। अब देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः कौन कौन सी हैं, AD तथा PM है। अब जब माध्यिका है, माध्यिकाओं का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। यहाँ से ये भी लिख सकते थे BD इक्वल टू DC और ये QM इक्वल टू MR, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिया है, सिद्ध करना है आपको। क्या क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें एक चीज और दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये वाले दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये इस वाले त्रिभुज के समरूप है। जब समरूप है तो उसका हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं और कोई भी कोण किसी भी कोण के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करना है आपको, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। ये वाला त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए पहले थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं। आइए इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये पहले से ही आपको दे दिया गया। अब जब ये पहले से दे दिया गया तो हमको ये, अब ये वाले त्रिभुज का एक कोण ये वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर, अब तीनों कोण के बराबर भी लिख सकते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है इस वजह से दिया है, ठीक है। दूसरा हम ये उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर लिख सकते हैं, जैसे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये कोड लिखा तो ये वाली भुजा इसके भुजा के अनुपात में, और ये BC वाली भुजा BC इक्वल टू अपॉन QR, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC। यहाँ पर क्या कर देंगे, BC का हाफ कर दीजिए, इसको 1/2 से भाग कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ भी नीचे भी क्या कर देंगे, QR को भी भाग कर देंगे 2 से।
अब दोनों पक्षों में बराबर किया इसलिए इक्वल है। अब देखिए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी का अगर आधा करेंगे तो ये देखिए बी सी का अगर आधा कर देंगे तो हम ये लिख सकते हैं बी डी, तो इसको हम बी डी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ क्यू आर का आधा कर देंगे तो इसको हम क्यू एम लिख सकते हैं, लिख दीजिए क्यू एम। तो ये हो गया समीकरण एक, इसको बना लीजिए। ठीक है, दूसरा आपने ये एंगल लिखा हुआ है तो इसको आप एक कर लीजिए, इसको आप दो बना दीजिए। आप देखिए जो इन त्रिभुजों में आपको लेना है वो ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या लिखते हैं। अभी आपको पता है, ये देखिए ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। यहाँ देखिए आपने अभी बी इक्वल टू क्यू के लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कैसे दिया है यह आप लिख सकते हैं समीकरण एक से, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा आपने ये प्रूव किया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, ये समीकरण दो से ये लिख सकते हैं। तो एक कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः कौन से ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम होगा। कैसे होगा, रीजन भी आपको देना पड़ेगा, साइड एंगल साइड समरूपता। ठीक है, अब जो आपको चाहिए वो हम लिख सकते हैं। अब दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम अपने आप ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिभुज। अब देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात देखिए, ये वाला ए बी डी को पी क्यू एम के अगर हमने समरूप कर दिया है तो हम लिख सकते हैं कि उनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू इधर वाली भुजा ए डी अपॉन और इधर वाली भुजा पी एम। बस इतना ही लिखना था। आप तीनों भुजाओं का अनुपात भी इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन आपको दो ही सिर्फ प्रूव करना है। ये देखिए आपको जो प्रूव करना था वो सिर्फ यही प्रूव करना था, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर ट्रायंगल समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।